हेलो डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे आर्क हीटिंग या आर्क फर्नेस। ठीक है, तो हम आर्क हीटिंग या आर्क तापन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस EAF इज अ फर्नेस दैट हीट चार्ज्ड मटेरियल बाय मीन ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क। तो इसमें क्या होता है कि जो चार्ज मटेरियल होता है, इसमें चार्ज मटेरियल में हीट इलेक्ट्रिक आर्क के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हम इलेक्ट्रिक आर्क के द्वारा हीट को प्रोड्यूस करते हैं और उस हीट के माध्यम से चार्ज मटेरियल को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको हीट करते हैं। ठीक है, और बात किया जाए तो जो हमारा आर्क फर्नेस होता है, आर्क फर्नेस डिफर फ्रॉम इंडक्शन फर्नेसेस in that the charge material is directly exposed to an electric arc and the current in the furnace terminals passes through the charge materials। ठीक है, तो आर्क फर्नेस जो होता है ये इंडक्शन फर्नेस से डिफर होता है। ठीक है, और जो हमारे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है कि जो चार्ज मटेरियल होता है उसमें डायरेक्ट आर्क को प्रोड्यूस किया जाता है, उस आर्क के हीट के माध्यम से डायरेक्टली रूप से चार्ज को यहाँ पर गर्म करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो करंट को दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में करंट को फ्लो करके आर्क प्रोड्यूस किया जाता है और उस आर्क को चार्ज मटेरियल में फ्लो कर दिया जाता है, जिससे हमारी जो भी मटेरियल होता है जिसे हमें गर्म करना होता है, हीट करना होता है, उसमें उस आर्क को फ्लो कर दिया जाता है और हमें हीट प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में आर्क इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड या 3 इलेक्ट्रोड, अलग अलग इलेक्ट्रोड वाले फर्नेसेस होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रोड के बीच में मतलब जो एयर गैप को रखकर, ठीक है, और उनके एक क्रॉस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में एयर गैप रख के हम हाई वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, जिसके कारण 2 इलेक्ट्रोड के बीच में एक निश्चित एयर गैप रखकर 2 इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज अप्लाई करने से उनके बीच में आर्क पैदा हो जाती है। ठीक है, और आर्क पैदा करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। हम लो वोल्टेज में भी आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि हमको पहले दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में टच करना होगा और फिर टच करने के बाद में धीरे धीरे उसको दूर कर सकते हैं, धीरे धीरे खिसकाकर दूर करते हैं और उनके बीच में फिर लगातार आर्क प्रोड्यूस होती रहती है। ठीक है, तो हाई वोल्टेज के माध्यम से हम सीधे एयर गैप बनाकर उसमें आर्क पैदा कर सकते हैं, या कम वोल्टेज के माध्यम से उसको 2 इलेक्ट्रोड को आपस में स्पार्क करके टच करके फिर उसके बीच में दूरी को बनाकर आर्क को कंटिन्यू बनाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आर्क के माध्यम से इसमें हीट प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो हमारे आर्क फर्नेस में जो हमारे इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए जाते हैं वो इलेक्ट्रोड कार्बन के या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, आर्क फर्नेस की जो हीट होती है वो 300 डिग्री सेल्सियस से लेके 3500 डिग्री सेल्सियस 3500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, आर्क फर्नेस में हम 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के जो फर्नेस में जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर का जो बेस होता है वो आयरन का बना होता है। ठीक है, और इस प्रकार के फर्नेस में 2 मतलब लाइनिंग कर दी जाती है, जिसमें एक एसिड लाइनिंग होती है और एक बेसिक लाइनिंग होती है, मतलब अम्ल के लिए लाइनिंग और बेस के लिए लाइनिंग प्रदान कर दी जाती है। ठीक है, जो हमारे आर्क फर्नेसेस होते हैं ये सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, कोनिकल हो सकते हैं, तो इस प्रकार से ये बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आर्क फर्नेस होता है इसमें हम क्या करते हैं कि चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क पैदा की जाती है। ठीक है, इसमें हम चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क पैदा करेंगे। ठीक है, हम चार्ज से कुछ गैप बनाकर, चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में कुछ गैप बनाकर इलेक्ट्रोड को फिक्स कर देते हैं और हाई वोल्टेज प्रदान करते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में आर्क पैदा हो जाती है और ये आर्क डायरेक्ट हमारे चार्ज को हीट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो हम डिफरेंट टाइप के आर्क हीटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर आर्क, जैसे हम डायरेक्ट आर्क हीटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं। ये विभिन्न प्रकार की आर्क हीटिंग होती है, जैसे टाइप्स ऑफ आर्क हीटिंग। तो डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग और सबमर्ज्ड आर्क हीटिंग, 3 प्रकार से आर्क हीटिंग प्राप्त की जाती है। तो हम सबसे पहले डायरेक्ट आर्क हीटिंग की बात करेंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट पॉइंट में दिखाई दे रहा है।
डायरेक्ट आर्क हीटिंग। तो चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा डायरेक्ट आर्क हीटिंग का, या इसको हम डायरेक्ट आर्क फर्नेस भी बोलते हैं। डायरेक्ट आर्क हीटिंग किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? डायरेक्ट आर्क फर्नेस के माध्यम से। जो फर्नेस होता है, फर्नेस आपको डायग्राम में दिखाया गया है, इसको हम बोल सकते हैं सिंगल फेस डायरेक्ट आर्क हीटिंग फर्नेस। ठीक है, सिंगल फेस डायरेक्ट आर्क फर्नेस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया है, और ये इलेक्ट्रोड जनरली मैंने आपको बता दिया हूँ कि ये इलेक्ट्रोड कार्बन्स के या फिर ग्रेफाइट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, हम जो आर्क फर्नेस में इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं ये कार्बन या फिर ग्रेफाइट के हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 इलेक्ट्रोड को चार्ज के बीच में कुछ गैप बनाकर हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, और फिर उसके बाद में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम सप्लाई प्रदान करते हैं, ये सिंगल फेस एसी सप्लाई प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही हम एसी सप्लाई करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो चार्ज से होकर फ्लो होने लगता है। जैसे ही हम क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें पहले तो ये आपस में एयर गैप होता है, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में एयर गैप होता है, कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो हाई वोल्टेज के कारण इसमें एक आर्क के माध्यम से एक पाथ क्रिएट हो जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट चार्ज से होकर इलेक्ट्रोड में फ्लो होने लगती है। तो इस प्रकार से हाई वोल्टेज पर हम आर्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि हमको और आर्क लो वोल्टेज में करना है तो उसके लिए हम पहले चार्ज को टच करके रखेंगे, कुछ टच करके फिर उसको थोड़ा धीरे से हटा देंगे, तो वो कंटिन्यू हमारा वहाँ पर भी आर्क पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लो वोल्टेज में करेंगे तो हमको एक बार चार्ज के साथ में इलेक्ट्रोड को टच करना होता है, और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, टच नहीं करना चाहते हैं, तो हम उसको फिक्स एयर गैप पे इलेक्ट्रोड को फिक्स करके हम उसके बाद में उसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड्स में सप्लाई दी गई है। फिर इसके बाद में ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है आपका और एक ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम दोनों इलेक्ट्रोड में ये सप्लाई यहाँ पर दे दिए हैं। इसके बाद में ये जो आर्क यहाँ पर आर्क पैदा होती है, जो ये आर्क यहाँ पर पैदा होती है। ठीक है, ये चार्ज भरा है, चार्ज मतलब जिसको हमें चार्ज मटेरियल है जिसको हमें हीट करना होता है, हो सकता है स्टील, हो सकता है कोई भी मटेरियल जिसको हमें मेल्ट करना है, हीट करना है। ठीक है, ये हमारा फर्नेस होता है। ये फर्नेस जनरली आयरन का बना होता है, आयरन का फर्नेस होता है, और इसमें आयरन का बना होता है। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ जैसे कि वेन एसी सप्लाई गिव टू इलेक्ट्रोड्स, जब हम एसी सप्लाई दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में देते हैं तो आर्क इज इस्टेब्लिश्ड एंड करंट पास थ्रू द चार्ज। ठीक है, जैसे हम एसी सप्लाई देंगे तो इसमें चार्ज से होकर करंट फ्लो होने लगती है। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है हीट इज डेवलप्ड ड्यू टू रेडिएशन फ्रॉम आर्क। तो हीट डेवलप किसके माध्यम से हो रही है? आर्क के रेडिएशन के माध्यम से हीट डेवलप हो रही है, और वो हीट हमारे चार्ज को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चार्ज को हीट प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सभी को आर्क हीटिंग क्लियर होगा। इसको हम सिंगल फेस आर्क हीटिंग भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम सिंगल फेस सप्लाई का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। हम आर्क हीटिंग को, डायरेक्ट आर्क हीटिंग को 3 फेस सप्लाई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 फेस सप्लाई का भी हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको डायग्राम आगे दिखाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो हमारा डायरेक्ट आर्क हीटिंग होती है, इसकी जो कैपेसिटी होती है, इसकी जो कैपेसिटी 5 से, जो छोटे आकार के होते हैं 5 से 10 टन के होते हैं, लेकिन आजकल तो 50 से 100 टन की कैपेसिटी के भी डायरेक्ट आर्क फर्नेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कैपेसिटी 5 से 10 टन भी होती है, और इनको आजकल 50 से 100 टन तक भी विकसित किया जा चुका है। और आर्क फर्नेस की सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि आर्क फर्नेस का जो पावर फैक्टर होता है ये 0.8 पावर फैक्टर होता है। ठीक है, पावर फैक्टर 0.8 होता है। और जनरली हम जो इस फर्नेस का हम इस्तेमाल स्टील के मेल्टिंग के लिए, स्टील को जैसे मेल्ट करना है और स्टील का रिफाइनिंग करना है, शुद्धिकरण करना है, तो विशेषतः हम वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के प्योर मटेरियल्स, प्योर प्रोडक्ट को प्राप्त करना है तो हम इस प्रकार के फर्नेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आर्क फर्नेस का विभिन्न स्थानों पे, विभिन्न जगहों पे, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ में इस्पात को रिफाइनिंग के लिए, इस्पात के मेल्टिंग के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो मेटल मटेरियल्स हैं इनको प्योर प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। और जो हमारे डायरेक्ट आर्क फर्नेस होते हैं, इनकी हीट भी कंट्रोल करना इजी होता है, जैसे पावर कंट्रोल के माध्यम से, या फर्नेस की जो वेरिएबल वोल्टेज प्रदान करके, और इलेक्ट्रोड एवं चार्ज के बीच में दूरी को घटा और बढ़ा करके भी हम इसमें टेम्परेचर को, तापमान को कंट्रोल कर सकते हैं, ताप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि हम इसके पावर कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें वेरिएबल वोल्टेज का इस्तेमाल करके इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इनमें इलेक्ट्रोड और चार्ज के बीच में जो चार्ज मटेरियल है उसके बीच में दूरी को घटा बढ़ा कर भी हम यहाँ पर इसमें हीट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डियर क्लियर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे ये 3 फेस के लिए, देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड्स आपको इस्तेमाल किए गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रोड, ये 2 और ये 3, यहाँ पर 3 R, Y और B। ठीक है, R, Y, B सप्लाई यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि मैं फिर से इसको लिख के बता दे रहा हूँ, R, Y और B। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड होते हैं जिसमें 3 फेस सप्लाई R, Y, B यहाँ पर प्रदान किया जाता है। ये 3 इलेक्ट्रोड के माध्यम से यहाँ पर चार्ज को हीट किया जाता है, चार्ज और इलेक्ट्रोड्स के बीच में आर्क प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाई करंट कनेक्शन, यहाँ पर हाई करंट कनेक्शन बनाए गए हैं। यहाँ पर हाई करंट, स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज हाई करंट अप्लाई करना होता है ताकि चार्ज और इलेक्ट्रोड के बीच में आर्क स्थापित हो सके, आर्क प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, फिर इसके बाद में यहाँ पर रिफाइनिंग, जो रिफ्रैक्टरी रिफाइनिंग है, यहाँ रिफाइनिंग जो आर्क और मतलब जो एसिड और बेस के लिए यहाँ पर लाइनिंग कर दी जाती है, एसिड और बेस के लिए, अम्ल क्षार के लिए। ठीक है, फिर जैसे ही हम इसको मेल्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए आप स्लेज रिमूव्ड फ्रॉम सरफेस थ्रो डोर, ये डोर स्लेज वगैरह जो स्लेज ऊपर जम जाता है, क्योंकि आर्क जब हम किसी भी मटेरियल को बहुत ज़्यादा हीट प्रदान करते हैं वो मेल्ट हो जाता है, तो शुद्ध मटेरियल नीचे बैठ जाता है और ऊपर उसके स्लज कुछ जम जाता है। तो स्लज को बाहर हटाने के लिए यहाँ से हमने एक डोर बना देते हैं, यहाँ पर डोर बना हुआ है जिससे स्लज को हटाया जा सकता है। और जो प्योर स्टील मटेरियल है, जो भी मेटल है, उसको हम यहाँ से इस गेट से बाहर कर लेते हैं। जो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए गए हैं, ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर गैप फॉर एयर टू इंटर, यहाँ पर गैप बना होता है, ये गैप बना होता है जहाँ से एयर को बाहर या अंदर, मतलब बाहर जा सकती है या अंदर आ सकती है। ठीक है, और ये आपका मोल्टन मेटल भरा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम आर्क के माध्यम से हीट को प्रदान करते हैं। इसमें डायरेक्ट जो हमारी ये प्रोसेस है, जो हमारी डायरेक्ट आर्क फर्नेस है, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड के माध्यम से डायरेक्ट चार्ज में आर्क को स्थापित करते हैं, डायरेक्ट चार्ज को मतलब चार्ज में आर्क को प्रोड्यूस करवाते हैं। इस कारण इसको हम डायरेक्ट आर्क हीटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से सभी को क्लियर होगा।